नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग 17 मार्च के जितने भी न्यूज़पेपर्स है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स या न्यूज है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्लेमर है कि न्यूज से ज्यादा फोकस मेरा उस टॉपिक के पीछे जो कंसेप्ट होते हैं उस पर मेरा फोकस होता है, ताकि आप एग्जाम्स में उसको आप अच्छे तरीके से अपने आंसर्स में लिख सके। तो ये एक सदाबहार टॉपिक अभी चल रहा है, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, दी कोर जियोपॉलिटिकल इशू। तो आज हम लोग फिर से इसको, क्योंकि प्रतिदिन समथिंग कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में आता है, तो बहुत सारी बातें तो पूर्व में चर्चा कर चुके होंगे, लेकिन पुनः फिर एक बार कंटिन्यूटी में सुनते रहने से आपके भी वो मेमोरी में चीजें रहेगा और बहुत आसानी से आपके वो एग्जाम्स में आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर जो अभी इशू बना हुआ है उसके जियोपॉलिटिकल जो जितने एस्पेक्ट है उसको हम लोग देखें। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि इसके हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी को देखते हैं। अगर आप ज्योग्राफी वाइज देखिएगा, अगर लैंड वाइज अगर हम लोग देखें तो यह दो कंट्री के बीच अवस्थित है। जो आपका वो एक साइड में ओमान है और दूसरे साइड में ईरान है। ये आपका पर्सियन गल्फ जहां पर आपका स्टेट जो है आपका टिप पे यहाँ पर ओमान का एरिया है और इस साइड आपका ईरान का एरिया है। तो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो आपको पता है ओमान और ईरान के बीच है। वहीं अगर सी के साइड से देखें, स्ट्रेट जैसा कि नाम से पता है कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो वाटर बॉडी यहाँ पर क्या है, पर्सियन गल्फ है और नीचे में आपका अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी और प्लस जो है जो आपका पर्सियन गल्फ है उसको कनेक्ट करता है। एक इसके विड्थ के बारे में बराबर चर्चा रखता है कि जो औसा पॉइंट जहां पर ये सबसे नैरो है, यानी इसकी दूरी सबसे कम है, तो ये आपका उस वहां है 34 किलोमीटर, यानी 34 किलोमीटर ये चौड़ा जो आपका है जो पट्टी है। जो सबसे अगर संकीर्ण रीजन की बात करें तो उसमें भी अगर नेविगेबल की बात करें कि कहां पर शिप चल सकता है तो 3.2 यानी 6.4 किलोमीटर का आपका वाटर वे, यानी 3.2 सपोज किया जाए इस साइड से शिप जाने के लिए है तो 3.2 इस साइड से आने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली शिप्स के लिए काम का कितना हो गया, 6.4 किलोमीटर ही काम करा। ठीक है, वही दूसरा तरफ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके और ईरान और ओमान के बीच कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स और भी है। ठीक है, कुछ मतलब उसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो जिस पर कि आपका ईरान का कंट्रोल है। ठीक है, तो लोकेशन हम लोग देख लिए इसमें जो है। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो इकोनॉमिक अगर सिग्निफिकेंस देखें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल एनर्जी के हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड का 20% जो ग्लोबल एनर्जी है पर डे का वो यहाँ से आपका जो है ट्रेड करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि कितना अगर यहाँ से डिसरप्शन होता है तो कितना इंपैक्ट हो सकता है। 20% पूरा जो ग्लोबल वाइल है उसका यहाँ से आपका क्रॉस करता है। तो ये चीजें आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से आप अगर देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली जो है ना 80 to 90% इंडिया इंपोर्ट करता है, उसमें से भी आपका 40 to 50% इसी स्टेट से आता है। उसी तरीके से एलपीजी के केस में भी देखेंगे तो इंडिया लगभग 60% इंपोर्ट करता है और उसमें भी मेजोरिटी आपका इसी स्टेट से आता है। ठीक है, उसी तरीके से अन्य जो एशिया के कंट्री है, चाहे वो जापान है, चाइना है, उनके भी मेजोरिटी आप कह सकते हैं जो वाइल इंपोर्ट से इसी रूट से जाते हैं। तो आप इसका कहने का मीनिंग क्या है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकली भी इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इस हिसाब से है कि ईरान इस पर कंट्रोल करके बहुत तरीके से इसका जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेते रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो ईरान इसको कंट्रोल कैसे कर पाता है, ईरान के पास ऐसा क्या है। देखिए, जैसा कि लोकेशन में हम लोग देखें, सबसे पहले अगर देखें तो एक साइड, तो जहां तक स्ट्रेट है एक साइड में अकेला जो है ईरान है, इस साइड में आपको यूएई भी दिखेगा, यहाँ पर ओमान भी दिखेगा। तो ये जो पूरा पट्टी है आपका नॉर्दर्न साइड वाला में ईरान ही है। तो ये एक साइड में ईरान का आप कह सकते हैं कि लैंड एसेस वहां पर आपका ज्यादा है, यानी एक साइड इंटायर आपका ईरान है। वहीं दूसरी तरफ सर्टेन तैयारी भी है ईरान का इसको यूज करने के लिए। जैसे नेवल जो माइंस होते हैं उसका सबसे बड़ा दुनिया में जो आप कह सकते हैं जो
रिजर्व्स है वो ईरान के पास है। नेवल माइंस का यूज ऐसे किया जाता है, अलग अलग तरीके का इसमें माइंस होता है। कुछ माइंस होते हैं जो कि आपका अंडर जो वाटर है उसमें स्प्रेड कर दिया जाता है, और वहां से आप कह सकते हैं कि अगर कोई शिप आता है, अगर वहां पर उसे टच होगा तो ब्लास्ट होगा। दूसरा रहता है कि करंट के साथ जो है मूव करने वाला, ठीक है, वो मूव करते रहेगा, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। वही तीसरे टाइप का होता है कि सेंसर होता है, जिसका कि दूर से कंट्रोलिंग रहता है। तरह तरीके का कहना है। लैंड माइन्स आप जानते हैं, उसी तरीके से पानी के नीचे का ये जो है माइन्स होता है, इसमें वेरियस होता है। तो ये ईरान के पास बहुत ज्यादा है, स्टेट भी छोटा है, तो इजीली इस यहाँ पर नेवल माइनिंग ईरान कर सकता है। इसके पास एसएस भी है। दूसरा क्या है कि फास्ट बोट बहुत है ईरान के पास, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी शिपिंग के जिसको आप जहाज कह रहे हैं, मोस्टली आप ध्यान रखिए कि वो सारे शिप्स जो है वो प्राइवेट कंपनी के होते हैं, नोट कि वो गवर्नमेंट की कंपनी से मतलब लिमिटेड है। आप कह सकते हैं शिप को छोड़ के ज्यादातर जो शिप्स जो कैरी करते हैं आपका क्रूड ऑयल को या एलएनजी को, वो कॉमर्शियल वेसल्स होते हैं, यानी किसी न किसी प्राइवेट कंपनी की है। तो अगर उनको जब ये पता होगा कि उन जहां से शिप क्रॉस करेगा वहां पर नेवल माइन बिछा हुआ हो सकता है, या फिर आर्मी वहां पर जो है डिस्टर्ब कर सकता है, वहां पर उनके शिप पर जो है मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है, तो ये इसमें जो शिपिंग कंपनी वो खुद ही अपने वेसल्स को यहाँ पर वो हायर भी नहीं करना चाहते, फ्रेट भी बढ़ा देते हैं कि यहाँ से यहाँ तेल लेके जाएंगे तो उसका चार्ज ज्यादा होगा। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी अपना प्रीमियम बढ़ा देती है, अगर ऐसे रीजन में जहां भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहता है। तो बंद हो या नहीं हो, उसके अलावा भी अन्य तरीके का इम्पैक्ट जो है पड़ जाता है यहाँ। दूसरा कि जो फास्ट बोट होता है वो क्या होता है, शिप जो भी होता है ना, उनका स्पीड मैक्सिमम 20 to 30 नॉट्स होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो फास्ट मूविंग जो बोट्स होते हैं वो बहुत आसानी से आ सकते हैं, और क्लाइंब करके वो शिप पर जो भी क्रू मेंबर होते हैं जो काम करते होते हैं सी फेरर, उनको वो तंग कर सकते हैं। इसका भी इम्पैक्ट आपको रहेगा। उसके बाद जो है, क्योंकि वो सबमरीन्स का भी यूज किया जाता है आपका ईरान के द्वारा, तो ये भी एक रीजन रहा कि उसको कंट्रोल कर पाते। वही है कि दो आपका जो स्टेट के बीच में भी सर्टेन आइलैंड है, जैसे उसमें से सर्टेन एग्जांपल जैसे देते हैं, क्वेसम आइलैंड है, ठीक है, अबू मूसा है। तो इस तरीके का आइलैंड वो बीच में भी है। तो यहाँ भी वहां भी ईरान जो है अलग अलग तरीके का आप कह सकते हैं कि बोट्स या जो सर्टेन इक्विपमेंट्स है वहां पर रखता थी। कंट्रोल करना यानी ईरान के लिए वहां पे मुश्किल हो जाता है। और 1980 में ईरान इराक का जब से गल्फ वार हुआ, तब से ईरान मल्टीपल टाइम्स जो है ये इस चीज इसका धमकी दे चुका है इसका। अब है कि उस तरीके से अगर सोचे हम लोग, तो क्या अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है क्या? अगर हम लोग अगर उसको उस तरीके से सोच के देखें, देखिए सर्टेन अल्टरनेटिव्स है। अब देखिए सऊदी अरेबिया से एक पाइपलाइन जाता है जिसको बोलते हैं इफ्सा पाइपलाइन। तो इफ्सा पाइपलाइन जो सऊदी अरेबिया से रेड सी होते हुए फिर वो जा सकता है, लेकिन यहां से जो जा सकता है वो मैक्सिमम है पर डे 5 मिलियन बैरल्स, ठीक है। और वो भी जो है वो लिमिटेड है सऊदी अरेबिया का जो ऑयल है उसी के लिए। तो जबकि पर डे अगर आप देखिएगा स्टेट से तो लगभग 20 मिलियन बैरल पर डे क्रॉस, यानी 25% ही कवर हो पाएगा अगर इसका भी यूज किया जाता है। तो वहीं आप देखिए कि सर्टेन जो पोर्ट्स है स्टेट के बाहर में, जैसे कि फ्यूजेरा पोर्ट, अभी जिस पर कि ईरान ने हमला भी किया था, लास्ट न्यूज में बताए हुए थे। फ्यूजेरा क्या था कि स्टेट ऑफ जो आपका हॉर्मुज है उससे बाहर में है, तो वहां से यूएई जो है एक्सपोर्ट कर सकता था। लेकिन वहां भी अभी देखिए कि ईरान ने हमला किया, क्योंकि ईरान को पता है कि ये जो उसका कोशिश होगा कि पूरे को रोकना, तो इसलिए जो है फ्यूजेरा पर भी हमला हुआ था। तो लेकिन ये अल्टरनेटिव एक जो है यहाँ पर रहता है। उसी तरीके से ओमान का मस्कट का जो रूट है वो यूज किया जा सकता है। लेकिन ये सब मिला भी दीजिएगा, चाहे वो इप्सा पाइपलाइन है या फ्यूजेरा का है या फिर ओमान का मस्कट का जो रूट है, अगर मिला भी देंगे तो तब भी मैक्सिमम 25 to 30% ही जितना पर डे ग्लोबल एनर्जी ऑयल का यहाँ से ट्रेड होता था उतना जा पाएगा। यानी मेजोरिटी 70-75% जितना है वो नहीं ही जा पाएगा। उसके कारण आप कह सकते हैं कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। अब इसमें आपको कुछ चीज बताते हैं, हिस्ट्री में ले चलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका एक चीज है कि उसको बोलते हैं
एक कंसेप्ट है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े वार हुए हैं उसमें नेवल पावर्स का किस तरीके से यूज हुआ है उसके बारे में। एक आप कह सकते हैं नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर आप पढ़े होंगे उस समय भी इनका नाम सुने होंगे, अल्फ्रेड महान। इनका ये कहना था कि जो भी नेशन सी को, अगर सी लेन को कंट्रोल करेगा, वही पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड आपका ट्रेड है उसको कंट्रोल करेगा, उसी का पावर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं आप वहां भी देखते होंगे कि जब शुरुआत में पुर्तगीज आए थे तो उन्होंने भी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अडॉप्ट किया था, और बाद में जो एक पुर्तगाल के गवर्नर थे अल्बुकर्क, वो जितना भी इस तरीके का चोक पॉइंट था, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, उसके बाद रेड सी के पास है, वहां पर एक जो है एक आइलैंड है सोकोर्ता आइलैंड, उसको सब सारे जगह को वो सारे चोक पॉइंट्स को पुर्तगाल लोग यूज किए थे, और उसी का यूज करके पूरा जो अरेबियन और इंडियन ओशन है वहां पर अपना मोनोपोली जो है एस्टेब्लिश किए थे। तो खैर ये हिस्ट्री का है। तो ये एक फेमस स्टेटमेंट है जो महान का है कि जो सी लेन को कम्युनिकेट करेगा वही दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, और जो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड पर कंट्रोल करेगा उसी के पास तो इकोनॉमिक माइट आएगा और वही फिर जो है रूल करेगा। ये उस तरीके का है। तो ये ऐसे चीज में बड़ा आपको दिखा जो पॉइंट है उसका इंपोर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। भारत के केस में क्या है, भारत का डॉक्ट्रिन क्या है, भारत का डॉक्ट्रिन है सागर डॉक्ट्रिन, मतलब सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इसके बारे में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, जिसके तहत इंडिया का है कि यहाँ पर अगर किसी के साथ कुछ दिशा आपका एड भी प्रोवाइड करता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देता है, प्लस इस रीजन का जो है नेट सेफ्टी प्रोवाइडर भी है, प्लस अगर आप कह सकते हैं कि जो आप स्कोर भी करता है, यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस जितने भी हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का। तो सागर जो थीम है उसके तहत 3 तरीके का थीम आपको देखने को मिलेगा। अब सी लेन को अगर जो है आपको प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको नेवी जो है आपको से सपोर्ट कराना पड़ेगा। जो भी कमर्शियल वेसल्स आ रहे हैं, यानी जो जहाज तेल लेके आ रहा है उसके पास तो फोर्स नहीं होगा ना, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। तो सी लेन को आपको अगर प्रोटेक्ट करना है तो वहां पर आपको जो नेवी है उसको आपको उसका सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्वॉय बोलते हैं, यानी एक से अधिक शिप जो है आपका लगातार जो है एक स्ट्रेट में पास करा जाता है और नेवी आगे पीछे जो है उसको एस्कॉर्ट करती है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको मतलब न्यूज में है तो आप कह सकते हैं। अब ऐसे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्या ऐसे स्थिति में इंडिया का क्या स्थिति है, इंडिया ईरान से किस तरीके से डील कर रहा है। जो स्ट्रेट है, बहुत सारा न्यूज में सुन रहे होंगे कि चाइना का शिप्स जा रहा है, तो इंडिया का जो है अभी आप सुने होंगे कि इंडिया का भी 2 वेसल जो है वहां से रिलीज हुआ, और शिवालिक नाम था एक का। ठीक है, तो वो शिप जो है इंडिया जो आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करते हुए, तो उसमें कौन सा नीति अपनाया गया। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आया है उनका कहना है कि कोई अभी ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं किया गया है विथ ईरान के साथ, उसमें अभी इंगेज किया जा रहा है, यानी डिप्लोमेटिकली चैनल का यूज करके जो बात किया जा रहा है, ताकि जो अभी आपको पता था लास्ट न्यूज में हम लोग चर्चा किए थे कि 2 शिप्स आ गया था, 22 शिप जो है, और वहां पर अभी जो इंडियन फ्लैग के वेसल्स थे वो अभी और थे, तो वो सारे जो है आपका ट्रांजिट हो जाए और आसानी से जो है इंडिया को फ्यूल जो है आ सके, तो उसके लिए डिप्लोमेटिकली चैनल से बातचीत हो रहा है। ठीक है, तो ये है। उसी तरीके से इंडिया ने लगभग 500 से ऊपर जो आप कह सकते हैं कि लोगों को, डायस्पोरा लोगों को जो है वो इवैक्यूएशन भी कराया गया। ये इवैक्यूएशन जो है आपका आर्मेनिया वाले जो है लैंड रूट से कराया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अभी जो स्थिति है ना एक्चुअली में इंडिया का, वो चारों तरफ से डिप्लोमेटिक कांस्टेंट है, यानी खुल के कहीं भी किसी को सपोर्ट करने में इंडिया को नहीं बन रहा है, ये उसकी बात है। तो उसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्या है। अगर आप सोचे कि यूएस और इजराइल, इसमें देखिए स्टेक होल्डर कौन कौन है, एक साइड में आपको यूएस इजराइल है, और एक जिस पर कि ईरान पर हमला हुआ वो है,
दूसरे इस साइड में आपको गल्फ कंट्री जीसीसी कंट्री है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इंडिया क्या कर सकता है और क्यों जो एक्शन ले रहा है वो किस तरीके से जस्टिफाइड है। तो सबसे पहले हम लोग यह सोचे कि इंडिया जो है क्यों जो है यूएस और इजराइल को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। अब जो आप कह सकते हैं यूएनएससी में इंटरनेट में एक रिजोल्यूशन लाके कि जिस तरीके से रिफाइनरीज वगैरह पे आपका गल्फ कंट्रीज पे हमला किया गया, उसका उस तरीके का रिजोल्यूशन लाके क्यों जो है ईरान पे हमला नहीं किया जा रहा है। तो देखिए मतलब इसमें क्या है कि देखिए इंडिया शुरू से क्या है ना कि लॉ अबाइडिंग यानी इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको मानने वाला कंट्री रहा है, ठीक है। प्लस जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको रेस्पेक्ट करता है। हम लोगों का डीपीएसपी में भी ये सब सारी चीजें हैं, प्लस हमारे लोगों का फॉरेन पॉलिसी भी उस अनुसार से है। तो अब क्या है कि किसी भी प्रकार का यूएनएससी का रिजोल्यूशन जो है मिलिट्री एक्शन को लेकर नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि 5 कंट्री में से तो 2 कंट्री आपको पता है कि रसिया और चाइना है। तो जो हमेशा अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रस्ताव लाया भी जाएगा मिलिट्री एक्शन का तो वीटो लगा देगा। तो ये चीज हो भी नहीं सकता जब तक होगा नहीं, इंडिया को कोई लीगल आप कह सकते हैं आधार नहीं है इस तरीके का सपोर्ट करने का। तो इसलिए इंडिया खुल के यूएस और इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो जिस तरीके से स्ट्राइक या वायलेंस या फोर्स का यूज हुआ है ईरान में, वह जो है आपका यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 है, उसका सबसेक्शन 4 है, उसमें प्रोहिबिट करता है। लेकिन ये जो यूज किया गया फोर्स का तो ये उसका वायलेशन है। और इंडिया हमेशा जो है इंटरनेशनल रूल्स को मानने वाला कंट्री है, तो उसके कारण भी सपोर्ट नहीं कर पाता। प्लस इंडिया का क्या है ना कि एक इमेज है कि इंडिया किसी ब्लॉक के साथ नहीं रहता, मतलब न्यूट्रल इमेज है, नॉन अलाइनमेंट का लीजेसी इंडिया के साथ है, तो ये भी है। प्लस कुछ डोमेस्टिक भी है। इंडिया में आपको खुद ही पता है कि आपको लगभग 18%, 17 से 18% जो है आपको मुस्लिम इस पॉपुलेशन है। तो उसका किसी भी प्रकार से रिपल इफेक्ट जो है डोमेस्टिक आप कह सकते हैं ना हो, ये भी एक कारण। तो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का रिजोल्यूशन नहीं लाया गया, इसलिए इंडिया खुल के जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब है कि अगर खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब लीगल अगर उस तरीके से नहीं है, तो क्या यूएस और इजराइल का इंडिया जो है विरोध कर सकता है या विरोध क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जो है तो इसमें यह कहा जाता है कि यूएस के बारे में अगर आप सोचिए तो इंडिया का सबसे जो बड़ा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, वो आपका यूएस है। तो ये एक इशू है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। प्लस यूएस के साथ हमारे रिलेशन जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहने का मतलब जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, या फिर डिफेंस है, ठीक है, स्पेस है, तो ये सारे में हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये सारा आपका यूएस है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें इजराइल के बारे में, प्लस अगर सुरक्षा के हिसाब से भी देखेंगे तो यूएस के साथ वेरियस जो है ग्रुपिंग्स है, जैसे कि क्वाड में मेंबर है इंडिया, ठीक है, तो ये चीज है। उसी तरीके से अगर इजराइल की बात करें, इजराइल के साथ जो है इंडिया के डिफेंस में बेहतर आप कह सकते हैं रिलेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा मिसाइल्स वगैरह जैसे बाराक मिसाइल है, ये सारा ये जो है इंडिया परचेज करता है इजराइल से। इजराइल का सबसे बड़ा जो है आपका कह सकते हैं इंपोर्टर जो है इंडिया है। उसी बात जो पास्ट कुछ रहे हैं आप कह सकते हैं, जैसे कि कारगिल जो वार है उसमें सपोर्ट किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है सपोर्ट किया गया, तो ये कुछ जो है ऐसे है। प्लस जो है मोसाद जो है उससे बेहतर रिलेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग अच्छा है। तो ये आप कह सकते हैं कि इजराइल से भी बेहतर संबंध इंडिया के रहे हैं। तो ये चीजें हैं। प्लस इंडिया उस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपोज करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा। अमेरिका के पास काटसा जैसा एक्ट है। काटसा क्या होता है ना कि वो उसके तहत एक कानून है काटसा, जिसके तहत अमेरिका ऐसे कंट्री पर जो है सैंक्शंस लगाता है जो आपका ईरान, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, या रसिया के साथ जो है ट्रेड करता है। तो ये उस केस में अगर ईरान के साथ किसी तरीके का अगर सपोर्ट दिखेगा तो फिर वहां जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकता है अमेरिका। तो इसलिए इंडिया क्या है कि विरोध नहीं कर पाता, यानी कि आप कह सकते हैं इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट उसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन साथ ही क्या ईरान को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। ईरान के से हम इंडिया को बहुत एडवांटेज है, क्योंकि
चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, इसको सिर्फ एक पोर्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है वहां का एसेस अगर करना है अगर, तो आपको चाबहार पोर्ट के माध्यम से आपको हो सकता है। अफगानिस्तान जाना है, अगर आपको बाईपास करके जाना है पाकिस्तान को लैंड रूट से, तो आप जा सकते हैं। उसी तरीके से जो इंपोर्टेंट आप चाबहार पोर्ट होते हुए सेंट्रल एशिया होते हुए आप यूरेशिया भी जा सकते हैं, या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो आपका ट्रेड कॉरिडोर है इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। यानी चाबहार पोर्ट ईरान सेंट्रल एशिया होते हुए या तो रसिया तक भी जा सकते हैं या यूरोप तक भी जा सकते हैं। यानी अल्टरनेटिव जो कनेक्टिविटी का बहुत ही बेहतर आपका वे प्रोवाइड करता है चाबहार। प्लस क्या है कि हम हमेशा जो है ईरान इंडिया को सस्ते में डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराते रहा है, वो है। प्लस सर्टेन एडवांटेज है कि वहां पर डॉलर में परचेज करने का आवश्यकता नहीं पड़ता, यानी वहां पर स्वैप सिस्टम जो है वह भी काम करता है। तो ईरान प्लस जो है वहां पर डायस्पोरा भी इंडिया का है, प्लस वहां से आपका रिमिटेंस भी आता है, यानी डॉलर्स वहां से आते हैं आएंगे। ये सारा जो है इसमें ईरान से हमारे कॉलोनियल समय से लंबे समय से सिविलाइजेशनल टाइज जो है भी है, तो उसके कारण ईरान को भी इंडिया नहीं कुछ कर सकता। उसी अब दूसरे तरफ है तो फिर गल्फ कंट्री है, गल्फ के तरफ भी देखिए कि लगभग 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग जो है वहां पर काम करते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि और 50 बिलियन जो है आप वहां से 50 बिलियन डॉलर रिमिटेंस के रूप में आता है। आप समझ के देखिए कि कितनी बड़ी राशि वहां से लोग जो है भेजते हैं, जो वहां पर वर्कर्स या कोई व्हाइट कॉलर जॉब में जो भी वहां पर है, ठीक है, या बिजनेसमैन है। तो बहुत इंडियंस की संख्या बहुत ज्यादा है वहां पर, जो है रिमिटेंस जो वहां से पैसा भेजते हैं वो बहुत ज्यादा है। प्लस एक्सपोर्ट इंडिया जो है बहुत सारा चीज एक्सपोर्ट भी करता है वहां पे, यानी कि जैसे कि राइस है, ठीक है, या फिर टेक्सटाइल है, गोल्ड ज्वेलरी है, तो इस तरीके का चीज है। प्लस जो है आप ऑफ कोर्स एलएनजी है या क्रूड ऑयल, वो तो इंपोर्ट इंडिया करता ही है, ऑब्वियस है। तो यानी इंडिया की स्थिति अभी ऐसा है कि वो खुल के जो है ना ईरान का साथ दे पाएगा और ना ही ईरान का अपोज कर पाएगा, और ना ही यूएसए का, ना ही जो है इजराइल का, ना ही गल्फ कंट्रीज का। तो ये इसी को कहा गया कि इंडिया अभी चारों तरफ से जो है डिप्लोमेटिक तरीके से कांस्टेंट मतलब फील कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं हम लोग ये कर सकते हैं। अब है कि इंडिया इसमें कर क्या सकता है, अगर हम लोग उसको सोचने की बात करें थोड़ा सा, अगर उसको सोचने की बात करें कि इंडिया क्या कर सकता है, तो इसमें जो है अब क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ कानून मानने वाला इंडिया कंट्री है, तो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल से के हेल्प से एक जो है सीज फायर, इसके मेडिएशन से सीज फायर का कोशिश इंडिया कर सकता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि जो P5 कंट्री है यूएनएससी में, तो आपको पता है कि 5 जो कंट्री है उसमें से चाइना और रसिया तो उस साइड है, 3 इधर हो जाते हैं, 2 उधर हो जाते हैं, तो सहमति बनाना इसमें मुश्किल है। ऐसे में इंडिया और क्या कर सकता है, इंडिया कर सकता है कि जो अलग अलग ग्रुपिंग्स है, जैसे ब्रिक्स है या फिर एससीओ है या फिर क्वाड है, तो यहाँ के इस प्लेटफॉर्म को लेवरेज करते हुए फिर जो है वहां से चीजों को कुछ कराया जा सकता है। साथ ही बैक चैनल डिप्लोमेसी या डिप्लोमेसी एक ही साथ दोनों से चल सकता है। तेल अबीब से यानी इजराइल से भी चले और तेहरान से भी चले, यानी ईरान से भी चले, ताकि इंडिया ऐसा कह सकते हैं कंडीशन में है कि दोनों से बेहतर संबंध है। तो यह जो एक पोजीशन है इसका इंडिया यूज कर सकता है। प्लस जो चाबहार पोर्ट है वहां पर आप कह सकते हैं उसको लेके जो एग्रीमेंट है वो और इनहांस किया जा सकता है, ताकि जो ईरान है उसको यह लगे कि हाँ इंडिया इसमें सीरियस है, और उससे एक कह सकते हैं कि कमिटमेंट भी पता चलेगा इंडिया का कि इस मैटर में इंडिया जो है किस तरीके से सोल्व करने के लिए इच्छुक है, ठीक है। वही जो है बहुत तरह का जैसे एनर्जी सिक्योरिटी में जो भी इशू हो रहा है, तो इसके लेके क्या कर सकता है इंडिया, जो नेवल्स जो वेसल्स है उसका डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकता है, ताकि जो भी क्रूड ऑयल है या एलपीजी एलएनजी गैस टैंकर जो है वो जो आ रहे उनको किसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है आप कह सकते हैं कि उनको किसी प्रकार से स्ट्राइक नहीं हो। अगर नेवी का हमेशा एस्कॉर्ट रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा और हमेशा कॉन्वॉय के माध्यम से आएगा, तो बाकी जो शिपिंग कंपनी है उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा और
फाइनली क्या होगा ना कि फ्रेट भी आपका कम होगा, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होगा, तो ये सारी चीजें फिर सही होने लगेगी। तो ये चीज जो है इंडिया कर सकता है। प्लस इंडिया अपना जिस तरीके से लैंड पर लॉज होते हैं उसी तरीके से सी पर भी चलने के लिए लॉज होते हैं। तो वो जिस कानून के तहत इसको किया जाता है उसको बोलते हैं अनक्लोज। तो वहां पर एक प्रोविजन है अनक्लोज में कि सेफ, मतलब इसके अंदर राइट ऑफ इनोसेंट पासर, यानी कि कोई भी जो वेसल्स है यानी जहाज है वह शांतिपूर्वक क्रॉस कर सकता है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, तो उसके तहत जो इंडियन शिप जितने भी होंगे उसको प्रोवाइड करने के लिए जो इंडियन नेवी है वो उसको एस्कॉर्ट कर सकती है, सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है। तो ये चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो आप 1 महीने से इतना चीज देख रहे होंगे, 15 दिन से, उसका क्रक्स आपको इसमें समझ में आ गया होगा। डिटेल्स हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें हम लोग सारी चीज देखे कि गल्फ ऑफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस, क्यों ईरान उसको होल्ड कर पा रहा है, क्यों इंडिया की स्थिति क्या है, कौन से कंट्री से क्या रिलेशंस है, इंडिया को क्या करना चाहिए, सारी चीज डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें है कि जो है अभी कुछ न्यूज में आया था कि जो है आपका अटल कैंटीन जो है आपका कमर्शियल गैस के कमी के कारण जो है इसमें हुआ। इसमें जो ऑथर है सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, अगर इस तरीके का आप कह सकते हैं कि स्कार्सिटी आता है या चैलेंजेस आता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे जो है निचले स्तर पर पड़ता है, ये उनका कहने का तात्पर्य इसमें दिया गया। तो इसमें बहुत अधिक कुछ उस तरीके का कंसेप्चुअल पॉइंट्स जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राज्यसभा का इलेक्शन। अभी आपको पता है कि बहुत सारे जो राज्य है वहां पर आपका राज्यसभा चुनाव का हुआ। तो हम लोग पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा चुनाव में होता कैसे है, और वहां पर अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो जो क्रॉस वोटिंग किए हैं या वहां पर एब्सेंट रहे हैं उनके साथ क्या किया जा सकता है, और क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कवर होता है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से समझते हैं। राज्यसभा चुनाव जो है सबसे पहले तो समझिए ये डायरेक्ट चुनाव नहीं है, ये इनडायरेक्ट चुनाव है। यानी यहाँ पर पब्लिक जो है सीधे आप कह सकते हैं कि वोट नहीं देती है, यानी यहाँ पर जो पब्लिक के द्वारा जो वोटर्स के द्वारा पहले जो इलेक्ट हुए हैं एमएलए ये वोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तो हो गया कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वह वोट करेंगे, नोट की पब्लिक वोट करेगा। तो ये जिस तरीके से वोट देते हैं उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिस्टम। अब ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का है। अब इसमें होता क्या है ना कि मान ले कि कहीं पर 4 कैंडिडेट, 4 ओपनिंग, तो उस जो बैलेट पेपर बनेगा उस बैलेट पेपर में जो भी वोट देने जाएंगे उनको प्रीफरेंस देना होगा कि 1 नंबर पर किसको रखेंगे, 2 नंबर पर किसको रखेंगे, 4 नंबर पर किसको रखेंगे। क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है ना, कोटा सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि जितना मत पड़ेगा टोटल जितना वैलिड वोट होंगे, अब उसमें से जितना नंबर ऑफ सीट्स है और प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ता है, तो उतना कोटा हुआ, उतना अगर उनको मत प्राप्त होगा तब वो विजयी होंगे। तो बिहार के केस में अगर आप एग्जांपल देखिए, जो लोग न्यूज में देख रहे होंगे, कि मान के चलिए कि 3 लोग अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं 243 है, अगर 3 लोग वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किए, इन्हें वोटिंग नहीं दी, तो ये वैलिड वोट हुआ ही नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 240 हो जाएगा। ठीक है, और कितने सीट्स थे, बिहार में 5 सीट था और प्लस 1 यानी 6, तो 40 सीट्स अगर किसी को अगर 40 मत अगर आ जाएगा तो वो फिर विजयी हो जाएंगे। तो इस तरीके का कंसेप्ट रहता है। क्यों? क्योंकि अगर 40 से अधिक सपोज किया जाए कि 40 से अधिक किसी को आए तो वो काउंट नहीं होता, तो उनको जो सेकंड प्रेफरेंस जिनका था वो फिर काउंट होता है। तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, लेकिन इतना मत आना ही चाहते, यानी जिनको प्राप्त हो गया तो उनमें जो दूसरा वाला रैंक था उसको अब पहला मान लिया जाएगा। इस तरीके का सिस्टम जो है राज्यसभा के चुनाव में रहता है। दूसरा एक और यहाँ पर क्या है, यह जो है यहाँ जो चुनाव होता है वो ओपन बैलेट से होता है। ठीक है, यहाँ पर सपोज किया जाए कि जो बैलेट पर जिस पर वोटिंग होता है तो वहां पर हर पार्टी के अपने जो है उनके द्वारा ऑथराइज जो है उनके एजेंट होते हैं।
तो उनको वोट देने के बाद जो मेंबर है, एमएलए है, उनको दिखाएंगे, अपना बैलेट दिखाएंगे कि हम किसको वोट दिए। तो इस तरीके का ओपन बैलेट का है। ये एक्चुअली में इसका प्रोविजन जो है बाद में किया गया था, ये क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए ही किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोविजन जो है आपका किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है क्रॉस वोटिंग हो जाता है, या फिर लोग अब्सेंट रह जाते हैं, व्हीप के बावजूद भी जो है यहाँ रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? तो यहाँ पर एक कैच है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है कि आपका 58 जब अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में लाया गया था। ठीक है, अब है क्या कि इसमें अगर कोई फिर 1991 में भी इसको अमेंड किया गया बाद में। तो अभी जो वर्तमान में नियम क्या है कि अगर जो पार्टी है उसके 2/3 2/3 से या उससे अधिक अगर जितने उनके पार्टी मेंबर्स है अगर दूसरे में जाके कहे जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा मर्जर, यानी दूसरे पार्टी में अगर चले जाते हैं तो वहां पर उनको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम अगर कोई दूसरे पार्टी में जाके विधायक है या कोई पार्टी मेंबर से मिलते हैं तो उनका सदस्यता जा सकता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। अब लेकिन है क्या कि ये जो लॉ बनाया गया है ना, ये उसके लिए बनाया गया है कि जो हाउस के अंदर का प्रोसीडिंग होता है, सपोज किया जाए कि किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है या कोई बिल पर वोटिंग हो रहा है और वहां पर व्हीप जारी है और वहां पर अगर उस तरीके का चीज किया तो होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है या इलेक्शन है इसको हाउस का प्रोसीडिंग नहीं माना गया है। हाउस का जब प्रोसीडिंग नहीं माना गया है तो उसके कारण क्या होता है कि यहां पर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ सीधे जो है लागू नहीं हो पाता। और इसी चीज का आप कह सकते हैं कि लाभ कह सकते हैं या लूपहोल्स कह सकते हैं, उसका उठा के क्रॉस वोटिंग अभी भी समय में होता है। तो ये चीजें जो है आपका न्यूज में है, क्या इसको पुनः जो है सेक्रेट बैलेट से किया जाना चाहिए। ठीक है, ओपन बैलेट होने के बावजूद क्या होता है कि अब सेक्रेट बैलेट रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन किसको दिया। तो यहाँ पर इस तरीके का चीज है कि आप जो है ऐसा क्रिटिक्स के द्वारा कहा जाता है कि किसी को आप वो जो है प्रेशर मतलब क्रिएट करके इस तरीके का चीज कराया जाता है। सेक्रेट रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसको क्या दिया। तो ये चीजें क्या फिर से सेक्रेट बैलेट किया जाए, ये जो है आपका उसमें न्यूज में अभी चल रहा है। फिर आगे देखिए कि क्या होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें है जो है आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का एक दो जो वर्डिक्ट है वो आप बता देते हैं। इसमें कुलदीप नैयर का केस हुआ था, यहाँ पर ये कहा गया था, राज्यसभा को चुनाव को लेके ही था कि ओपन बैलेट को लेके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेट को जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो इसी के कारण अभी भी वो स्थिति बना हुआ है कि मतलब ये कहा गया कि ओपन बैलेट से करा जा सकता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि एमएलए को जो है कंपेल नहीं किया जा सकता इस मतलब किसी तरीके से वोट देने में। तो आप कह सकते हैं ये जो पैराडॉक्स है वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अब आगे हो सकता है कि कुछ डिस्कशन हो तो फिर सरकार के स्तर से कुछ निर्णय हो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इलेक्शन कमीशन प्लेनरी पावर्स एंड बंगाल ऑफिसर्स ट्रांसफर। अभी क्या हुआ है कि सबसे पहले समझिए कि इलेक्शन कमीशन को जो पावर आता है वो आर्टिकल 324 के तहत से आता। अब इसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वह सुपरिटेंडेंस कर सकता है, इलेक्शन को डायरेक्ट कर सकता है या फिर जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो चुनाव को आप कह सकते हैं कि ये अधिकार है आर्टिकल 324 के तहत। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें एक आर्टिकल 324 के तहत ही ये कहा गया कि जो कंसर्न जो गवर्नर होगा जिस राज्य में सपोज किया जाए कि चुनाव है, मान ले वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो वहां जो गवर्नर होंगे वह अवेलेबल कराएंगे उतने रिक्वायर्ड स्टाफ जितना कि चुनाव कराने के लिए आपका जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 324 का यूज करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका पूर्व में आप कह सकते हैं जजमेंट दिया है कि उन फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उसके पास जो है प्लेनरी पावर है आपका
फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए, यानी कि जो लिखा हुआ नहीं है उसके बियॉन्ड भी जा सकता है आपका, आप कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन ये जो चुनाव होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो ये बातें जो है आपका कही गई है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और चीज बता देते हैं लास्ट एक्चुअली में थोड़ा सा, कि इलेक्शन कमीशन को जो है आपका जो ट्रांसफर जो करते हैं वो कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है। अब कब कब किया जा सकता है, देखिए होता क्या है कि चुनाव के पूर्व इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि अगर किसी भी ऑफिसर्स का अगर अपने जगह पर 3 साल से अगर अधिक स्टे हो गया तो उनको जो है वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि लंबे समय से वहां रह गए तो कि किसी लोकल्स का वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए जो है उनको हटा दिया जाता है। या किसी कहीं पर जो भी पदाधिकारी है उनका किसी प्रकार से पॉलिटिकल लिंकेज अगर लगता है तो उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर राज्य सरकार के द्वारा पदाधिकारी का यूज अगर कहीं पर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया गया उसको हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपका किया जाता है। चुनाव जैसे ही आपका अनाउंस होता है वैसे ही एमसीसी लागू हो जाता है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका लागू हो जाता है। उसी समय से आपका जो पार्टी जो रूल मतलब कि जो आपका रूलिंग पार्टी था और प्लस जो अपोजिशन है या वर्सेस अन्य पार्टी है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसीलिए जो है एमसीसी लगाया जाता है। यानी सरकारी ना कोई योजना अब यहाँ पर जो है किसी प्रकार का अनाउंस हो सकता है, नहीं सरकारी व्हीकल्स का यूज हो सकता है प्रचार प्रसार करने के लिए, नहीं सरकारी जो आप कह सकते हैं रूम्स है या आईबी है उसका यूज किया जा सकता है। ताकि इसके बाद से आप कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष को इक्वल रखने के लिए ये जो है आपका एमसीसी जो है लागू किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो इसमें कमी है कि एमसीसी किसी प्रकार का खुद में कानून नहीं है, लेकिन एक क्या है लीगली तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर जो है अलग अलग एक्ट के माध्यम से इसको जो है सर्टेन प्रोविजन जो है उसके इन्फोर्स जो है किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात यूसीसी। लास्ट 1-2 वीक में यूसीसी को लेकर लगातार जो है समथिंग कुछ ना कुछ न्यूज में आ रहा है। तो पार्टिकुलर स्टेट्स के बारे में तो हम लोग उतना डिटेल्स में जानने से आपको फायदा नहीं है, लेकिन यूसीसी को ओवरऑल आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसका कंसेप्ट कहां से आता है, आर्टिकल 44 में आता है। आर्टिकल 44 में ये कहा जाता है के तहत आर्टिकल 44 के आपको पता है कि डीपीएसपी है। ये कोई भी जो डीपीएसपी में प्रोविजंस लिखे गए हैं उसका क्या है कि जो भी सरकार है स्टेट जो है उसको कोशिश करेगा कि उसको प्राप्त करने का, और यूसीसी के तहत जो अचीव करने का है वो है यूसीसी। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको कहते हैं, जो पर्सनल लॉज होते हैं अलग अलग जो इंडिया में रिलीजन्स है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, सिख है, ईसाई है, तो उनके जो पर्सनल लॉज है बहुत सारे, जैसे कि मैरिज को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, संपत्ति किस प्रकार से मिलेगा, एडॉप्शन को लेके, गोद लेने को लेके, तो इस तरीके का अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके का है। तो इसी को है कि इसको जो पर्सनल लॉज है वो सभी का एक हो जाए, उसके लिए ये उस तरीके का किया जाए। अभी देखिए अभी जो वर्तमान में जो पर्सनल लॉज होते हैं वो अलग अलग एक्ट से रेगुलेट है। जैसा हिंदू के लिए है हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है 1955, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, ठीक है। उसी तरीके से मुस्लिम्स का अगर देखिएगा तो मुस्लिम शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कांड एप्लीकेशन 1937 है, ठीक है। उसी तरीके से पारसी मैरिज का है, यानी अलग अलग जो रिलीजन्स है उनके अलग अलग पर्सनल लॉज है। तो ये नहीं हो के एक ही हो, उसी को कहते हैं यूसीसी, ठीक है। अब इसमें अलग अलग स्टेट के द्वारा, एक आपका गोवा एक एग्जाम्पल है जहां पर कि जब से पुर्तगाल का कंट्रोल था तभी से वहां पर यूसीसी लागू है। उसके बाद रिसेंटली जो है आपका उत्तराखंड पहला स्टेट बना जहां की
वो यूसीसी जो है आपका लागू किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग राज्य का कानून अलग अलग तरीके का है। उसी तरीके से गुजरात अभी अपना जो है उस तरीके का यूसीसी लागू करने के लिए प्रोविजंस लाए हैं। उस प्रोविजंस में सर्टेन को चर्चा कर देते हैं, लेकिन वो एग्जाम्स में आपके काम का नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उसमें है जैसे कि मोनोगेमी फॉर ऑल कम्युनिटीज, यानी हिंदू हो मुस्लिम हो वो एक ही शादी कर सकते हैं। उसका एज फिक्स किया गया है कि मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए। ठीक है, और 21 साल, यानी गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 18। उसके बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना जो है मैंडेटरी है। ठीक है, और आपका जो डाइवोर्स का जो ग्राउंड है, तलाक का जो ग्राउंड है, वो सभी रिलीजन्स में सेम होगा। उसी तरीके से जो है संपत्ति का, यानी बंटवारे को लेकर जो प्रोविजंस किए गया कि जो पुत्र और पुत्री है, सन और डॉटर है, वो दोनों का बराबर मिलेगा। तो ये चीज है। तो ये यानी कहने का मतलब है कि सर्टेन प्रोविजंस जो है अभी लाया गया है पर्सनल। उसी तरीके से लिव इन जो रिलेशनशिप है उसको भी रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वुमेन को अगर अबेंडन किया जाता है हस्बैंड के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस जो है किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में किया गया। एक्चुअली में इसका शुरुआत कहाँ से होता है आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखे तो संविधान सभा के समय भी जो है इसका डिस्कशन हुआ था। उस समय बी.आर. अम्बेडकर भी इसके सपोर्ट में थे, लेकिन तत्कालीन जो स्थितियां थी उसके अनुसार लागू नहीं हो पाया था और फिर इसको डीपीएसपी में रखा गया था। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये मुद्दा आपको बहुत उठा जब आपका शाह बानो केस जो है आपका 1985 में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट दिया जिसमें यह कहा गया कि जिस प्रकार से सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस मिलता है हिंदू महिलाओं का अगर तलाक दिया जाता है, उसी प्रकार के मुस्लिम जो है उनको भी मिलेगा। लेकिन इस जजमेंट को आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट जो है एक जो है पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया जिसमें कि इसका जो थीम था आप कह सकते हैं उसको कैंसिल आउट कर दिया गया। उसके बाद से फिर एक दूसरा मैटर आया सरला मुदगल केस में। सरला मुदगल केस में क्या है कि पहले बहुत सारा जो अब हिंदूज थे अगर उनको एक से अधिक शादी करना तो क्या करते थे, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते थे और उसके बाद वो शादी कर लेते थे। तो इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया कि तलाक हो जाएगा, उसके बाद वो दूसरा शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जितना है सरला मुदगल केस है या फिर आपका शाह बानो केस है या अभी सायरा बानो केस हुआ जिसमें कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, फिर जोस पौलो केस, सभी में यूसीसी को लागू करने का डायरेक्शन आप कह सकते हैं या उसका डायरेक्टिव जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिया गया। लेकिन क्योंकि इसमें वेरियस रिलीजियस स्टेक होल्डर्स हैं, तो सरकार की तरफ कोशिश है कि सभी को एक कंसेंसस लाके जो है उस पर जो है किया जाए। जो यहाँ पर मैटर क्या है, अगर आप लीगल तरीके से देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल अगर आप देखिएगा तो देखिए एक है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी जो रिलीजन्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है कि हर व्यक्ति अपना जो पर्सनल जो रिलीजियस लॉ है उसको फॉलो कर सकता है। वही आर्टिकल 26 में है कि कोई भी रिलीजियस जो डिनोमिनेशन है, यानी जैसे हिंदू है, इस्लाम है, तो वो अपना रिलीजियस जो आप कह सकते हैं अफेयर्स है वो अच्छे अपने तरीके से मना सकते हैं उन तरीके से। तो यहाँ पर ये एक तरफ आर्टिकल 25 26 की बात है। उसी तरीके से है आपका कल्चरल राइट 29 जो है सभी के कल्चरल राइट्स की बात करता है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है इसको लेके कंफ्यूजन रहता है। अब उसमें जो इसमें साथ में वो भी ध्यान रखिएगा, एक जजमेंट है एसआर बोमई केस, उसमें यह कहा गया कि जो सेकुलरिज्म है वह जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जिसमें किसी पार्टिकुलर धर्म को फायदा हो या उसको ध्यान में रखते हुए। अब इसमें जो क्रिटिक्स हुआ वो कहा उनका ऐसा रहता है कि यह जो यूसीसी सरकार के द्वारा इन्फोर्स कराने के लिए पुश किया जा रहा वो पार्टिकुलर जो है इस्लाम को सप्रेस करने के लिए जो है या उस तरीके से पर्सनल जो मुस्लिम लॉ है उसके अगेंस्ट है। वो उनका आर्गुमेंट उस तरीके से रहता है कि हिंदूज में भी बहुत तरीके के जैसे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर जो है ट्रेडिशनली पोलीगमी है, तो उसको भी इसमें कवर किए जाने की जरूरत है। उसी तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है जहां टैक्स बेनिफिट का है तो उसको खत्म करने का, यानी कि आप कह सकते हैं कि
विपक्ष और विपक्ष में कंसेंसस नहीं है, एक मत नहीं है, लेकिन वेरियस जो गवर्नमेंट है वो स्लोली जो है लागू कर रहे हैं। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय में जब कंसेंसस हो या फिर सरकार का जब निर्णय हो तो उस पर कुछ आपका स्टेप लिया जा सकता है। ठीक है, अब है इम्पीचमेंट इन सीएससी सिंबॉलिक मेथड। देखिए अभी क्या हुआ है कि आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके मतलब आपको विरुद्ध जो है एक इम्पीचमेंट लाया गया। अब इसमें आपको यह समझना है कि एक्चुअली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाते कैसे है उसको समझना है। चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का जो प्रक्रिया है वो सेम प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को हटाने की प्रक्रिया है। तो ये जो इसका संख्या इतना ज्यादा होता है, इसमें नोटिस दोनों जगह देना होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो नोटिस दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो है बहुमत बहुत अधिक चाहिए, तब जाके ये पास होता है। जो आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि वह जो है इतना विपक्ष के पास मत नहीं है, लेकिन यह अपना विरोध दर्ज कराने का, या आप कह सकते हैं कि यह कोशिश जो है किया गया है विपक्ष के द्वारा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कैसे चयन वगैरह होता है आप जानते होंगे। ठीक है, अभी क्या है कि उस ये कमिटी होता है जिसमें कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्लस उनके द्वारा अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और प्लस जो विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो होता है। ठीक है, तो हटाने की उनको वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट जज की। तो ठीक, अब देखिए एक चीज यहाँ न्यूज में है, इंडिया यूएस आईईपीए रूलिंग एंड न्यू टैरिफ आर्किटेक्चर। अब देखिए जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पहले इसको समझ लीजिए, ये जो एक्ट है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का यूएस का कानून। इसमें क्या है कि यह जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इसमें पावर मिल जाता है कि कोई भी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है उनको ट्रेड मतलब इसको आप कह सकते हैं रेगुलेट करने का इसमें अथॉरिटी मिलता है। ठीक है, अब इसी को यूज करते, इसी को इन्वोक किया गया, और जो यूनिवर्सल टैरिफ जो लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये इसी जो एक्ट का यूज करते हुए, यानी इससे हुआ क्या कि वहां पर आपको पता है कि जैसे यहाँ पार्लियामेंट वहां कांग्रेस है, उसको जो है बाईपास करके ये जो है लगाया गया। ठीक है, अब इसमें है क्या कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें एक दो न्यूज में भी आप देखते रहते हैं। एक है, पहला है कि सेक्शन 301, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर ये कहा गया कि अगर कोई कंट्री जो है ट्रेड रूल्स को वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ जो है आपका आप जो यूएसए है वह उसके खिलाफ जो है वो सैंक्शंस जो है लगा सकता है या टैरिफ जो है इम्पोज कर सकता है। उसी तरीके से एक और सेक्शन है 232, ये भी आप सुनते होंगे कभी कभी, जो है उसमें नेशनल सिक्योरिटी के अगर के लिए कोई भी चीज अगर पाया जाता है कि उसके अगेंस्ट है तो वो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो है वहां पर एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपका अभी न्यूज में है। इसी का यूज करते हुए आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो आपका जो 10% से 25% तक का टैरिफ जो है वो लगाया गया था, ये किया गया था। अब इसमें जो है वहां का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसको आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड बताया, प्लस ये बताया कि यह जो है जो प्रेसिडेंट का जो अथॉरिटी है उसके जो है इससे एक्सीड करके किया गया है। ठीक है, तो इसको अभी वर्तमान समय में वहां पर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आगे देखिए इसमें किस प्रकार से होता है, घटनाक्रम आगे आएगा तो उसमें फिर और चीजें आएगी। रशियन यूराल्स क्रूड एट रिकॉर्ड डिस्काउंट फॉर इंडिया। अब इसमें ये बताता है कि एक्चुअली में जो रसिया से जो आपका ऑयल परचेज होता था, ठीक है, स्पेशली 2024 में, तो ये कहा गया कि लगभग जो है $10 पर बैरल जो है आपका एडवांटेज इंडिया को उस समय हुआ। तो आप समझ के देख सकते हैं कि लगभग जो है आपका ये कहा गया कि जितना 2024 में इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो है इंडिया अधिक से अधिक इंपोर्ट जो है रसिया से किया, और लगभग फाइनेंशियल ईयर 2024 में है 33% जो इंपोर्ट है वो रसिया से होगा, और वो
पिछले कुछ समय में आप कुछ इंपोर्ट घटा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि ऑलमोस्ट 50% तेल जो है रसिया से आ रहा था। तो इसमें ये कारण बताया गया है कि जो रसिया से जो तेल आ रहा था वो उसमें आप कह सकते हैं रिलेटिवली जो है $10 पर बैरल जो है कम आपका पड़ रहा। अब फायदा हो जाता है, क्यों? इससे क्या फायदा होगा? इंपोर्ट बिल जो है आपका कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम होने से क्या होता है, डॉलर और रुपीज का जो बैलेंस है वो बना रहता है, उससे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को भी एक स्टेबिलिटी रहता है, तो बेहतर रहता है। ठीक है, इंडिया इसे भी आपको पता है कि इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो उस हिसाब से भी जो है आपका ठीक रहता है यहाँ पर चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसमें कहा गया। यहाँ पर जो G7 के नेशंस थे उन्होंने एक ये किया था, इम्पोज किया था कि रसिया से जो भी तेल परचेज होगा वो कम से कम 60 आपका जो डॉलर है पर बैरल से ज्यादा पड़ेगा। तो इंडिया और जो आपका चाइना है वो लोग तो 80-90 में खरीद रहे थे, तो उसका किसी प्रकार से वायलेशन भी नहीं था। और जो ब्रेंट क्रूड होता है उससे $10 आपका आप कह सकते हैं पर बैरल जो है आसान भी आपका पड़ रहा था, 10 या 15 आप कह सकते हैं उस अनुसार से रहता। तो ब्रेंट से का जो प्राइस है वो आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है आपका यूराल जो क्रूड ऑयल है उससे लगभग जो है आपका 10 से $15 जो है आपका पर बैरल अधिक है। तो इसके कारण इंडिया को एडवांटेज हुआ, उसी के बारे में आपका जो है ये चीजें है। ठीक है, बाकी वो सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं, काक्सा के बारे में आपको बता चुके हैं। एक इसमें है नाविक लूजेज एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए कि ये क्या है। अब देखिए हुआ क्या है एक्चुअली में कि नाविक क्या है ना कि इंडिया का जीपीएस सिस्टम आप कह सकते हैं, इंडियन नेविगेशनल सिस्टम जो है इसको बोलते हैं। अब यहाँ जो एटॉमिक क्लॉक का इसमें बहुत रोल होता है, क्योंकि जो उसमें 7 सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, 7 सैटेलाइट्स होते हैं और प्लस 1 सैटेलाइट्स होते हैं। तो ठीक है, अब उसमें अगर किसी भी प्रकार का जो लोकेशन किसी चीज का निकाला जाता है, वो जितने भी आपका सैटेलाइट्स होंगे, ठीक है, मान लीजिए 8 सैटेलाइट हैं, तो सभी सैटेलाइट्स के से इनपुट के आधार पर उसके कैलकुलेशन से वो निकालते हैं। ठीक है, अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसका अगर एटॉमिक क्लॉक अगर खराब हो गया, उससे होगा क्या कि अगर 1 नैनो सेकेंड अगर आप कह सकते हैं डिफरेंस है, तो लगभग 30 जो है आपका सेंटीमीटर पोजिशनल एरर आता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस हो जाएगा। अब इसका आपको मेजर देखे कहां पर देखने को मिलेगा, पहले तो हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं कि नाविक क्यों जरूरत पड़ा। इसके अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा जाए तो देखिए ये बात उस समय का है जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तब इंडिया ने यूएस से जो है जीपीएस का सिस्टम जो है ये लोकेशंस के लिए जो है पार्टी एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से जो है पाकिस्तानी ट्रूप्स के हिसाब से वो डिमांड किया गया था, लेकिन वो यूएस ने उसमें नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए वो मना कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद इंडिया ने अपना नेविगेशनल सिस्टम बनाया जिसको कि नाविक कहते हैं। इसका एक्यूरेसी जो है 5 मीटर का है, यानी आपका लोकेशन आप जहां पर है तो जो आप इंडियन सिस्टम है उसके इर्द गिर्द में कहीं आपका लोकेशन दिखाएगा जो नॉर्मल है। लेकिन जो मिलिट्री के लिए जो बनाया गया है, जो इनक्रिप्टेड बनाया गया है, वो बहुत एक्यूरेट है, वो लगभग 0.1 मीटर के एक्यूरेसी से दिखाएगा। अब होता क्या है कि जब सपोज कीजिए कि कोई आपका वार है या मिसाइल लॉन्च किया जाना है या ट्रूप का कहीं पोजिशनिंग किया जाना है, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए डिजिटल क्लॉक्स अगर सही नहीं रहेंगे तो लोकेशन आप कह सकते हैं वेरिएबल्स हो जाएंगे, और ये इन चीजों में आपका वो से ये होगा। तो इसमें एक जस्ट फॉर न्यूज है, आप इसी से हम लोग यह भी सीख लिए कि जो है नाविक कैसे बनना और क्या काम करता है। और दूसरे एक्चुअली में क्या है कि नाविक इस एक वर्जन है नाविक 2.0। ठीक है, इसमें कोशिश है कि पहले जो 7 सैटेलाइट है इसको 12 सैटेलाइट किया जाए। अभी जो इसका रेंज था वो था इंडिया और प्लस जो है इसके 1500 किलोमीटर इसके अराउंड तक ही इसका कवरेज था। अब इसका कवरेज जो है ग्लोबल करने का कोशिश है कि जो है पूरे दुनिया में ये सिस्टम चले। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के पास भी इस तरीके का सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि चाइना का बेदू है। ठीक है,
गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो अब इंडिया भी इसको कोशिश कर रहा है कि हम लोग इसको ग्लोबल स्तर पर एक्सटेंड करें। अभी इसको एक लाख इसके साथ आज का एंड करेंगे हम लोग। एआई इन वारफेयर, अभी जो ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो टारगेट को हिट करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके मदद से हिट किया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि एआई कैसे इसको जो है कैच करता है, ठीक है। इसमें कैच इस प्रकार से करता है कि सैटेलाइट से डेटा मिलता है, सैटेलाइट से डाटा मिला, अब उस डेटा को और प्लस सेंसर का डेटा, दोनों डेटा मिला के उसको टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद कमांड दिया जाता है कमांडर्स को उसको हिट करने के लिए। यानी बिना जो भी कोई ड्रोन्स है उस पर या तो वहां बिना किसी ह्यूमंस के प्रेजेंस के बिना ही वहां पर आप कह सकते हैं कि जो टारगेट है उसको हिट किया जा रहा है। तो इस तरीके का चीज है एआई का। अब इसमें दो तीन तरीके का चीज जो है कंसर्न्स जो उठ के आए हैं उसको आपको जानना चाहिए। पहला तो है एल्गोरिथमिक बायस। जो एआई है अभी भी जो हिस्टोरिकल जो डेटा है वो बेस्ड के उस आधार पर जो है वो ट्रेंड होता है, तो इसमें जो है उसमें बायस होने का संभावना रहता है, ठीक है। दूसरा है कि आपका कि अब जो अब सपोज किया जाए कि अगर ह्यूमन प्रेजेंस होता है तो अगर एग्जैक्ट पता हो तो वो प्रिसाइज प्रोपोर्शनेट वो डिसीजन ले सकता है। सपोज कि कहीं पर छोड़ना है, कहीं पर उसको हिट करना है, कहीं पर लेस स्केल का हिट करना है, तो यहाँ पर जो लेकिन एआई में रहेगा आप कह सकते हैं थोड़ा रोबोटिक तरीके से रहेगा और वो एक्शन जो है बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका डिसीजन साइकिल होगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। जो घंटों का काम है वो अभी सेकंडों में होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनल असेसमेंट होना था वो अभी नहीं होगा और डैमेज हो सकता है कि सिग्निफिकेंट रूप से ज्यादा हो जाए। प्लस ये कहा जाता है कि अगर एआई का यूज किया जा रहा है और सर्टेन अगर कोई ऐसे चीज को मतलब डिसीजन लिया गया और हार्ड हो गया जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, अकाउंटेबल कौन होगा इसमें। तो ये सारा इशू जो है अभी चल रहा है। अभी न्यूज में एक चल रहा है जो यूनाइटेड नेशन है वो उसके द्वारा एक आह्वान किया गया है जो लॉज है। लॉज कहने का मीनिंग हो कि लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, ठीक है। तो इसको जो है आपका बैन करने का जो है आह्वान किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यद्यपि जो है यूएस है या इजराइल है, चाइना है या रसिया है, इसको जो है अपोज करता है ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को। इंडिया भी किसी प्रकार का जो है इंडिया का भी स्टैंड इसमें क्लियर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है समय चेंज हो रहा है और वारफेयर से लेके जो है स्टडी रूम तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आने वाले समय में एआई को गवर्नेंस को लेकर वेरियस तरीके का जो है जरूर आपको आर्टिकल्स या सरकार का एक्शन पॉलिसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझते हैं कि एआई का जो वारफेयर में यूज किया जा रहा है सही है गलत है, आप अपना जो व्यू है वो आप दे सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज हम लोग डिटेल से बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टडी किए। कुछ प्रमुख टॉपिक थे जिसमें कि हम लोग स्टडी किए, स्पेशली जो है स्टेट ऑफ होर्मुज का जितना भी इशू था उसको हम लोग डिस्कशन किए, नाविक जो नेविगेशनल सिस्टम है उसके बारे में, एआई इन वारफेयर उसके बारे में, फिर हम लोग चर्चा किए यहाँ पर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर हम लोग चर्चा किए, ठीक है। तो ये सारे जो आज का इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज था आपको डिटेल से कवर किया। तो आपको इस टाइप का वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।